द वेस्टवर्ल्ड असुरा के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था न्यूयॉर्क अब इंपीरियल कैपिटल में पहुंच चुका है किंग झान को चैलेंज करने के लिए। उसके बाद न्यूयॉर्क गोल्डन फ्लूइड क्लिफ के फॉरबिडन एरिया में जैसे तैसे करके पहुंच जाता है। वेनिस के साथ बात कर रहा होता है, अचानक से उसे पीछे से किंग झान हमला कर देते हैं। अब आगे द वेस्टवर्ल्ड असुरा के 6th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क और झान के फाइटिंग के बीच में वेनिस बोलती है, चलो ऐसा कोई पैदा तो हुआ जो किंग झान के सामने फाइटिंग कर सकता है। देन न्यूयॉर्क जब भागते हुए झान के ऊपर दोबारा अटैक करता है, झान फिर से अपना वेपन को चेंज कर लेता है, जिसे देख के न्यूयॉर्क काफी चौंक जाता है और उसे समझ में आ जाता है वो किंग झान के साथ क्लोज रेंज में फाइट नहीं कर सकता और वो अभी काफी घायल हो चुका था। अब किंग झान न्यूयॉर्क के पास आके बोलते हैं, क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही स्ट्रेंथ है? अब जब झान न्यूयॉर्क के ऊपर दोबारा हमला करने के लिए आते हैं, न्यूयॉर्क जैसे तैसे करके खुद को बचाता है, लेकिन झान के बस एक ही वार से वो काफी दूर गिरता है और वो बोलता है, तुम अपने ये वेपन्स इतना जल्दी कैसे चेंज करते हो? इसके बाद न्यूयॉर्क वहीं से ही अपने तलवार को हवा में लेके झान के ऊपर हमला करने लगता है। किंग झान न्यूयॉर्क के ऊपर काफी भारी पड़ते हैं। इसी टाइम पे न्यूयॉर्क नोटिस करता है दोबारा से किंग झान ने अपने वेपन को चेंज कर दिए, तो वो झान से पूछता है, आप इतनी जल्दी फाइटिंग के बीच में अपने वेपन्स कैसे चेंज करते हैं? ये सुन के वेनस हंसते हुए बोलती है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। अब इसी टाइम पे न्यूयॉर्क जैसे तैसे करके झान को बस मारने ही वाला होता है। झान दोबारा से अपना वेपन को चेंज कर लेते हैं, जिसके चलते न्यूयॉर्क काफी घायल हो जाता है और झान बोलते हैं, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं। ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है, तुम बार बार अपने वेपन्स चेंज कर रहे हो, इसीलिए मैं बार बार तुमसे हार रहा हूँ। अब इसी टाइम पे वेनस ऊपर से बोलती है, हमारे किंग के पास आयरन प्यूरिफाइंग एबिलिटीज है, जिसके चलते ये 1 सेकंड में बहुत सारे वेपन्स चेंज कर सकते हैं। अब ये सुन के झान बोलता है, लेकिन तुम्हें ये जानकर कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देन ये बोलकर झान दोबारा से न्यूयॉर्क के ऊपर अटैक करने लगते हैं। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए झान के ऊपर हमले करने लगता है और अब वो अपने बॉडी के सारी ऊर्जा को रिलीज कर देता है। और उसके बाद जब वो किंग झान के ऊपर हमला करता है, किंग झान के पेट में एक बड़ा सा खरोच आ जाता है, जिसके चलते वो भी काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो न्यूयॉर्क को मार के बहुत दूर फेंक देते हैं। अब न्यूयॉर्क के ये शानदार फाइटिंग स्किल को देख के किंग झान काफी इम्प्रेस होते हैं, लेकिन बोलते हैं, कोई फायदा नहीं, वैसे भी तुम यहाँ से आज बच के नहीं जा पाओगे। अब दोबारा से जब न्यूयॉर्क और झान एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, वेनस उन दोनों को रोकते हुए बोलती है, बस करो, ये लड़का मुझे काफी पसंद आया। देन वो अपने पावर से न्यूयॉर्क और झान की सारी खरोच को 1 सेकंड में सही कर देते हैं और न्यूयॉर्क के सारे एबिलिटीज को देख के किंग झान उसको हैप्सॉक्स आयरन एबिलिटी को गिफ्ट में देते हैं और उसके तलवार में डाल देते हैं। देन झान वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते बोलते हैं, तुम मुझे पसंद आए, तुम अब अपने नया रास्ता चुन सकते हो, लेकिन इतना याद रखना, ये औरत से केयरफुल रहना, ये बहुत मायावी है। अब न्यूयॉर्क अपनी 2 पावरफुल तलवार को लेके वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होके आता है विस्टा के वैली के ऊपर और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वार गॉड काफी खुश होके बहुत सारे खाने ऑर्डर कर रहे होते हैं, जिसे देख के उनकी बेटी एस्पेरा बोलती है, आप ये क्या कर रहे हो? अगर आपके ये असली पैसे होते, क्या आप पैसे उड़ाते? ये सुन के वार गॉड बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या, दूसरों के पैसे ज्यादा टाइम तक हमारे पास नहीं रहते, इसीलिए मैं ये सारे पैसों को खर्च कर रहा हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा पार्टी कर रहा हूँ। फिर वार गॉड अपनी बेटी को डिस्टर्ब्ड देखते हुए हंसते हुए बोलते हैं, तुम हमारे नए राजा के लिए चिंता कर रहे हो, तो फालतू के टेंशन मत लो, हमारे राजा कुछ ही टाइम में यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। ये सुन के एस्पेरा बोलती है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? देन सचमुच वो कुछ टाइम के बाद देखती है उन दोनों के आसपास न्यूयॉर्क प्रेजेंट हो चुका है। अब न्यूयॉर्क को देख उसके पीछे एस्पेरा भागने लगती है, जिसके चलते वार गॉड अब उस टेबल पर कुछ पैसे रख के अपनी बेटी के पीछे भागने लगते हैं और उसे रोकते हुए बोलते हैं, रुको एस्पेरा, अभी हमारे लिए अच्छा होगा हम उनसे दूर रहें, क्योंकि उनको अभी काफी सारे पावर्स मिले हैं जो कि हमारे लिए डेंजरियस हो सकता है। अब कुछ टाइम के बाद न्यूयॉर्क को अपने आसपास एस्पेरा की ऑरा का महसूस होता है और उसे पता चल जाता है उनके आसपास एस्पेरा और उनके पिताजी वार गॉड प्रेजेंट है। लेकिन न्यूयॉर्क मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसको और भी बहुत सारे काम थे। दिन वो एक सिपाही के साथ विस्टा के राजमहल के अंदर आता है और दूर से विस्टा न्यूयॉर्क को देख लेता है। अब न्यूयॉर्क जब विस्टा के सामने प्रेजेंट हो जाता है, विस्टा उसे बोलती है, तो तुम आ ही गए। दिन न्यूयॉर्क जाके विस्टा के डाइनिंग टेबल पर बैठता है। अब किंग विस्टा अपने सिपाही को इशारों में बोलते हैं, तुम हम दोनों को यहाँ अकेले छोड़ के बाहर चले जाओ। देन वो न्यूयॉर्क को बोलते हैं, मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट के लिए कुछ स्पेशल डिशेस बनवाए हैं। सुन के न्यूयॉर्क बोलता है, मुझे आपके साथ नहीं खाना, मुझे कुछ और ही काम है। ये सुन के विस्टा बोलती है, अरे डिनर के टाइम पे बात नहीं करते, नहीं तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। और वो इंस्टेंट ही न्यूयॉर्क से पूछते हैं, लियाओ जी और जिंगे कैसे हैं? ये सुन के न्यूयॉर्क काफी चौंक जाता है और बोलता है, किंग क्या आप इन दोनों को जानते हैं? अब ये सुन के विस्टा बोलती है, मैंने बहुत बार उनके स्पेसशिप में उनके साथ
साथ लड़ा है और वो दोनों मेरी जिंदगी में दो ऐसे असुर है जिनके वजह से मैं आज इतना ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं उन दोनों के बारे में हर एक चीज जानता हूँ। ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है कि आपको 99 घोस्ट के बारे में पता है? विस्टा अपने चेयर से खड़ी होके बोलती है, जब असुरास के ओरिजिनल फाइट हो रहा था स्वर्ग में सारे गॉड्स के साथ, भगवानों ने हमारे सारे असुरास को मार दिए थे। उस टाइम पे इतना गंदा सिचुएशंस हो गया था कि हमारे असुरास को वो एलियन करके भी बुलाते थे, लेकिन 99 असुर्स जैसे तैसे करके उन सारे भगवानों से बच के धरती पे आ जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ असुरा के संख्या को बढ़ाने के लिए, और उन सबको जिंगेई एंड लियाओ जी जैसे तैसे करके स्वर्ग से इस धरती लोक पर लाते हैं। अब स्पेसशिप से वो लोग जैसे तैसे करके ये मोर्टल वर्ल्ड पर आ जाते हैं, लेकिन उसी बीच में वो 99 घोस्ट्स काफी कुछ दर्द सहते हैं। अब विस्टा बोलती है, ये सब छोड़ो, तुम पहले ये खाने को टेस्ट करो, इसको मैंने खुद बनाया है और मुझे जितना लगता है ये तुम्हें काफी स्वादिष्ट लगेगा। ये सुन के न्यूयॉर्क जब एक जूस का ग्लास पकड़ के उसको पीने लगता है, उसे पता चलता है ये तो जूस नहीं, ये तो खून है। अब ये सुन के विस्टा बोलती है, क्यों, तुम्हें खून नहीं पसंद? तुम्हें जान के खुशी होगी, ये भगवानों का खून है और ये सारे मांस भी उन्हीं भगवानों का ही है। और वैसे भी हजार सालों से हम सारे असुर भगवान को काफी घृण करते हैं और वो सारे भगवान हमारे असुरों को सिर्फ मारते ही रहते हैं। मैं खुद को अच्छा फील करवाने के लिए हर रोज एक गॉड को पकड़ के उसका मांस सबको खिलाती हूँ और ये हमारे सारे असुरों के लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट है। इसी टाइम पे विस्टा जब न्यूयॉर्क को टच करता है, न्यूयॉर्क उसके पास्ट में जाता है, लेकिन विस्टा के पास्ट में उसको कुछ भी नहीं दिखता सिवाय डार्कनेस के। तो इससे न्यूयॉर्क को पता चल जाता है ये लड़की पक्का बहुत मायावी है, क्योंकि इसका फ्यूचर पूरा का पूरा ब्लैंक है। अब ये न्यूयॉर्क विस्टा से बोलता है, तुम पक्का मेरा कोई एग्जाम ले रहे हो ना? और वैसे भी हर असुरा भगवान को नापसंद क्यों करे, और मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है लिविंग गॉड कैसे होते हैं। ये सुन के विस्टा अपने चेयर से खड़ी होके बोलती है, मेरे पास कुछ जिंदा भगवान है, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगे? ये सुन के न्यूयॉर्क हमें अपना सर हिलाता है और वो दोनों ही बाहर जाते हैं और न्यूयॉर्क बहुत सारे गॉड्स के कठपुतलियों को देखता है जो कि बर्फ में जमे हुए होते हैं। अब विस्टा उन सारे गॉड्स को रिलीज करते हुए बोलता है, न्यूयॉर्क तुमने इतने सारे भगवान पहले कभी नहीं देखे होंगे ना? अब इसी टाइम पे वो सारे गॉड्स न्यूयॉर्क के ऊपर उसको हमला करने के लिए आते हैं। अब न्यूयॉर्क विस्टा से बोलता है, तुम मेरा कोई टेस्ट ही ले रहे हो ना? दिन जब सारे गॉड से न्यूयॉर्क लड़ने लगता है, उसे पता चलता है ये सब विस्टा के कंट्रोल में है, तो वो विस्टा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन इसी टाइम पे वो देखता है वो धीरे धीरे बर्फ में जम रहा है और उसके बाद उसके पास विस्टा आके बोलती है, बस करो, खुद को छुड़ाने की कोशिश मत करो और तुम यहाँ पे जितने मूवमेंट्स लोगे ये बर्फ तुम्हें उतना ही जमाएंगे, तो इससे अच्छा है तुम सिर्फ यहीं पर ही खड़े रहो। ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है, तुम मेरे से दूर हो जाओ। देन विस्टा बहुत सारे बर्फ के गोले बनाकर न्यूयॉर्क के ऊपर हमला करने लगती है और अब न्यूयॉर्क बर्फ में पूरा का पूरा जम जाता है और विस्टा बोलती है, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे साथ लड़ सके और मुझे चैलेंज दे सके। अब मैं तुम्हें इस बर्फ में अपना बंदी बना के रखूंगी और तुम्हारा ये कठपुतली मेरे कलेक्शन में बहुत अच्छा लगेगा। देन विस्टा वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है और यहाँ पे एंड होता है वेस्टवर्ल्ड असुरा का 7th एपिसोड। अब आगे द वेस्टवर्ल्ड असुरा के 7th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क जितनी बार विस्टा के बर्फ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है वो उतना ही उस बर्फ में जमसा जाता है। देन इसी टाइम पे विस्टा बोलती है, तुम मेरे साथ लड़ना बंद कर दो, क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहता तब तक तुम इस बर्फ से आजाद नहीं हो सकते। तो तुम एक काम करो, तुम हार मान जाओ और यहीं पे मेरे सामने बस एक बर्फ का पुतला बन के रह जाओ। न्यूयॉर्क बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो ताकि मैं तुम्हारे साथ लड़ूं। लेकिन विस्टा बोलती है उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। दिन विस्टा वहाँ से गायब होने लगती है और बोलती है, तुम मरना डिजर्व करते हो। अब न्यूयॉर्क अपने पास्ट लाइफ में जाता है जहाँ पर वो देखता है उसके क्लैन का लीडर मैड किंग जब लियाओजी के साथ लड़ रहे होते हैं, वो मरते हुए चिल्लाते हुए न्यूयॉर्क को देख के बोलते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम सच में बहुत मनहूस हो। देन इसी टाइम पे न्यूयॉर्क जब भागते हुए अपनी बड़ी बहन के पास जाता है, उसकी बड़ी बहन भी उसके पेट में छुरा घोंप देती है। देन न्यूयॉर्क जब अपनी बहन से पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? तो उसकी बड़ी बहन बोलती है, तुम यही डिजर्व करते हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। पता नहीं मैं बचपन से तुम्हें क्यों ही बचा रहा हूँ, तुम एक लूजर हो, अब मरो तुम। दिन कुछ टाइम के बाद न्यूयॉर्क का जब आंखें खुलता है, वो देखता है उसके हाथों में छुरा की जगह बहुत सारी घास है और इसी टाइम पे उसके साइड में उसका बेस्ट फ्रेंड शोयू बैठा होता है, जो कि न्यूयॉर्क को देख के वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, मैं एडल्ट फेस्टिवल में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे सबके साथ लड़ना है। लेकिन ये सुन के न्यूयॉर्क उसके सामने जाके उसे रोकते हुए बोलता है, मत जाओ, वो लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन शोयू भी न्यूयॉर्क के पेट में छुरा
घोंप देता है। ये देख के न्यूयॉर्क बोलता है तुमने मुझे क्यों मारा? तो शोयू उसको पास खींचते हुए बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आए? तुम्हारी वजह से मेरे क्लान की डिग्निटी लो हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता। दिन कुछ टाइम के बाद न्यूयॉर्क देखता है उसके हाथ में एक रस्सी है और उस रस्सी के दूसरे हिस्से में शोयू लटका हुआ है और शोयू मरते हुए बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से मर रहा हूँ, तुमने ही मुझे मारा है। फिर दोबारा न्यूयॉर्क जब अपने नींद से उठता है वो देखता है उसके सामने लियाओजी है और वो लियाओजी को बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। दिन ये सुन के लियाओजी कुछ ना बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो न्यूयॉर्क गुस्से में आके जब उसको मारने के लिए उसके पास जाता है, लियाओजी अपना एक ही बार से उसे बहुत दूर गिरा देता है। न्यूयॉर्क अब जैसे तैसे खड़ा होता है तो वो अपने पास जिंगेई को पाता है। तो जिंगेई बोलता है तुम सच में एक कचरा हो, तुमने हम सबको बहुत मायूस किया है। अब वो दोनों उसको पानी में फेंक देते हैं और बोलते हैं तुम्हारा जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है। दिन कुछ टाइम के बाद न्यूयॉर्क जब खुद को उस पानी से बचाना चाहता है वो देखता है उसके आसपास उसी के लोग मरे पड़े हैं और वो पूरा नदी खून से लथपथ है। इसी टाइम पे उसकी बहन और उसकी बेस्ट फ्रेंड चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम मरना डिजर्व करते हो, तुम एक लूजर हो और तुम्हारे वजह से हम सब मरे हैं, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें पहले मरना चाहिए था। दिन जिंगेई और लियाओजी भी उसे बहुत ताने मारने लगते हैं और बोलते हैं तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब तुम मरो यहीं पर। लेकिन इसी टाइम पे दोबारा से न्यूयॉर्क को कुछ इल्यूशंस होने लगते हैं जहाँ पे उसकी बड़ी बहन और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे दोबारा मोटिवेट कर रहे होते हैं और उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ आसमानों में एक चमकता हुआ तारा बन के रहूंगा और उसकी बहन बोलती है हमारी असुरों के लाइफ में सिर्फ फाइटिंग लिखा है तो हमको जिंदा रहने के लिए हमेशा फाइट करना पड़ेगा। तो इसी टाइम पे न्यूयॉर्क के दिल में दोबारा से आग लगता है और वो काफी गुस्से में आ जाता है। अब सीन चेंज होके आता है आज के दिन के ऊपर और अब विस्टा न्यूयॉर्क के पुतली के पास जाके उसे बोलता है सच में तुम कितना वीक हो, अब तुम हमेशा के लिए मेरे पास बंदी बन के रहोगे। देन विस्टा वहाँ से जाते जाते पीछे से देखती है न्यूयॉर्क उसके चंगुल से आजाद हो रहा है, जिसे देख के वो अपने बालों से खुद को प्रोटेक्ट करती है। और इसी टाइम पे न्यूयॉर्क हवा में उड़ते हुए जब विस्टा के ऊपर वार करता है, विस्टा काफी इजीली उसके हर वार से बच जाता है। और इसी टाइम पे न्यूयॉर्क काफी चालाकी से विस्टा के एक स्टैचू को तोड़ देता है, जिसे देख के विस्टा को काफी गुस्सा आता है। तो विस्टा न्यूयॉर्क को मारने के लिए उसके ऊपर अपने बालों से वार करने लगता है, लेकिन न्यूयॉर्क भी जैसे तैसे करके वहाँ से भागते हुए विस्टा के सारे हमले से खुद को बचाता है। लेकिन विस्टा भी काफी चालाकी से अपने बालों से न्यूयॉर्क को ट्रैप करने की कोशिश करता है। अब न्यूयॉर्क अपनी यूनिक स्किल्स के चलते विस्टा के सारे बालों को काटते हुए विस्टा के करीब आता है। और अब जब वो विस्टा के ऊपर अपने तलवार से वार करने ही वाला होता है, विस्टा काफी इजीली अपने बालों के चलते वो न्यूयॉर्क के तलवार से बच जाता है। और अब वो धीरे धीरे करके न्यूयॉर्क को अपने बालों में जकड़ने लगती है और बोलती है अब तुम पक्का मरने वाले हो और अब बहुत दिनों के बाद मेरा फाइट कोई एक असली असुर के साथ हो रहा है। लेकिन इसी टाइम पे न्यूयॉर्क अपने तलवार से काफी इजीली विस्टा के वो ट्रैप से खुद को बचा लेता है और उसके सारे बालों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। और वो चिल्लाते हुए विस्टा को बोलता है तुम्हारे ये सारे टेक्निक्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब ये देख के विस्टा हंसते हुए बोलती है सच में तुम्हारे मूव्स तो कमाल के हैं और मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ, लेकिन अब तुम पक्का जिंदा नहीं रहोगे। दिन वो अपने बालों से अब एक साथ न्यूयॉर्क के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन न्यूयॉर्क भी जैसे तैसे करके उनके सारे बालों से बच जाता है। और अब वो भागते हुए जब विस्टा के करीब आने की कोशिश करता है, दोबारा से पीछे से विस्टा के सारे बाल उसे जकड़ लेते हैं। विस्टा अब चिल्लाते हुए बोलती है तुम काफी अच्छे तरीके से मेरे सारे वार से खुद को बचाए, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दिन वो धीरे धीरे करके न्यूयॉर्क के तलवार से उसी को मारने की कोशिश करती है और इधर न्यूयॉर्क खुद ही के तलवार से खुद को बचाने लगता है। और कुछ टाइम के बाद वो अपने तलवार को विस्टा के आर पार कर देता है। दिन वो अपने कॉन्शियस माइंड से जब बाहर आता है, उसको पता चलता है वो तो अभी तक विस्टा के डाइनिंग टेबल पर है। तो वो गुस्से में विस्टा को बोलता है तुमने मुझे इल्यूशंस में ट्रैप किया था, लेकिन तुमने ये कैसा किया था? ये सुन के विस्टा ताली मारते हुए बोलती है सच में किंग वांग और किंग झान ने तुम्हारे टैलेंट को सही से पहचाना था और मैं इतने पावरफुल असुर किंग को नहीं पहचान पाया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम काफी शक्तिशाली हो। ये सुन के अब न्यूयॉर्क विस्टा के करीब आके बोलता है मेरे सामने मौत और जिंदगी कुछ मायने ही नहीं रखता, मैं तो सिर्फ लड़ना चाहता हूँ। तो ये सुन के विस्टा इशारों में ही न्यूयॉर्क को बोलता है ठीक है फिर ये भगवानों के मांस खा के दिखाओ। तो एक सेकंड में ही न्यूयॉर्क उसके सामने पड़े हुए भगवान के मांस खा लेता है। तो ये देख के विस्टा दोबारा से बोलती है मुझे पता नहीं तुम कितना ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारे लिए गॉड हमेशा दुश्मन ही रहेंगे। अब न्यूयॉर्क जब विस्टा के राजमहल से बाहर आता है, वो देखता है उसके सामने एस्पेरा और उसके पिताजी वार गॉड प्रेजेंट है, जिसे देख के वो काफी खुश हो जाता है। और न्यूयॉर्क को देख के एस्पेरा भी काफी खुश होते हुए भागते हुए न्यूयॉर्क के पास जाके बोलती है मुझे भरोसा था तुम पक्का ये कर पाओगे। लेकिन न्यूयॉर्क को वहाँ पे देख वार गॉड काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि विस्टा के राजमहल से जिंदा वापस लौटना ये कोई मिराकिल से कम नहीं। दिन वहाँ से सीन कट होके आता है स्वर्ग लोक में, जहाँ पर कथा
कथागत नाम का एक गॉड अपने गोल्डन सिपाहियों के साथ लड़ रहा होता है और उनको अपने एक ही मूवमेंट से काफी घायल कर देता है। और कथागत के सारे स्किल्स और एबिलिटीज को देख के गोल्डन सोल्जर्स उससे बोलते हैं, मास्टर कथागत, आगे से आप हमारे साथ मत लड़िए, आप हमारे से कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ढूंढिए और उनके साथ लड़िए। लेकिन ये सुन के कथागत बोलता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं अपने बस एक ही हाथों से तुम लोगों को हमला करूंगा। अब इसी टाइम पे वहाँ पर सेंट नाम का और एक गॉड प्रेजेंट हो जाते हैं जो बोलते हैं, क्या बात है, कथागत ने हमारे गोल्डन सिपाही तक को हरा दिया। ये सुन के कथागत बोलता है, हम तो बस यूं ही लड़ रहे थे और अगर आप चाहो तो मेरे साथ लड़ सकते हो। अब ये सुन के गॉड सेंट बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके साथ नहीं लड़ना। और वैसे भी युक्षु प्लेस पर एम्पायर शिटियान को गॉड्स ने समन किया है और मैंने सुना है दोबारा सारे गॉड्स असुरों के खिलाफ और एक जंग छेड़ने वाले हैं। इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है न्यूयॉर्क के ऊपर, जो कि बहुत सारे पावरफुल असुरास के साथ लड़के काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है और वो अभी एक बैटल ग्राउंड पर होता है जहाँ पे उसके सामने कुछ ऐसे असुर प्रेजेंट होते हैं जो कि नहीं चाहते न्यूयॉर्क फोर्थ असुर बने। तो अब न्यूयॉर्क अकेले सबको चैलेंज देता है, मैं अकेले ही तुम सबसे लड़ना चाहता हूँ। अब न्यूयॉर्क अपने दोनों ही पावरफुल तलवार से 1 सेकंड में अपने स्लाश टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे असुरों को मार गिराता है और उन असुरों को पता तक नहीं चलता वो कैसे मर गए। और न्यूयॉर्क का ये टेक्निक देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक असुर काफी चौंक जाता है। इसी टाइम पे एक फाइटर वहाँ पे अनाउंस करता है, अब न्यूयॉर्क हमारे 4th किंग असुरा बन गए हैं। अब ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक असुर न्यूयॉर्क को चीयर करने लगते हैं, ये हमारा नया किंग, हमारा 4th असुरा किंग। अब ये देख के वार गॉड हंसते हुए बोलते हैं, मैं सच में लकी हूँ क्योंकि मैं मरने से पहले 4th किंग को अपने आंखों से देख पा रहा हूँ। अब इसी टाइम पे सारे सुर को चुप कराते हुए एक फाइटर न्यूयॉर्क को बोलता है, प्रिंस, आप अपने लिए एक अच्छा सा नाम बोलिए जिस नाम से आपको हर एक असुर पहचानेगा। ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है, मेरे पास इम्पोर्टल फाइटिंग स्पिरिट टेक्निक है और मैं अपने एबिलिटी से बाकी तीनों असुरा किंग्स को मार सकता हूँ, तो इसीलिए आज से मेरा नाम है मैड किंग लोहाउ। अब यहीं पर एंड होता है द वेस्टवर्ल्ड असुरा का 7th एपिसोड।